चलिए तो आगे बढ़ते हैं अपन। अभी तक अपन क्या क्या जान चुके हैं। अभी तक अपन ने ये जान लिया कि टैक्स क्या होता है। तो टैक्स में अपन ने देखा था टैक्स इज कंपलसरी एक्सटोर्शन ऑफ मनी, मतलब टैक्स वो पैसा है जो कि सरकार हमसे कंपलसरीली लेती है, उसे अपन टैक्स बोलते हैं। फिर कुछ बेसिक बातें और भी पढ़ी थी। फिर इसमें हमने पढ़ा था टैक्स कितने टाइप के हैं। अपने दो टाइप के, डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स होते हैं। ये अपन ने देखा था कि दोनों में क्या क्या डिफरेंस है। फिर अपन कुछ बेसिक चीज़ें पढ़ रहे थे। बेसिक चीज़ें में पहली डेफिनेशंस पढ़ी थी अपन ने। डेफिनेशन में पहली चीज़ थी असेसी। असेसी किसे कहते हैं? जो कि टैक्स पे करता है, रिटर्न फाइल करता है, उस व्यक्ति को अपन क्या बोलते हैं? असेसी बोलते हैं। फिर अपन ने एक और चीज़ पढ़ी थी, प्रीवियस ईयर एंड असेसमेंट ईयर का कंसेप्ट। इनकम टैक्स में क्या होता है, पहले एक साल आराम से इनकम कमाई जाती है जिसको अपन प्रीवियस ईयर बोलते हैं। फिर अगले साल इनकम को असेस करके कैलकुलेट करके टैक्स पे किया जाता है जिसे अपन असेसमेंट ईयर बोलते हैं। ये सारी बातें आई थिंक अपन ने पढ़ ली थी। इसके आगे कुछ पढ़ा? 3 तक। तो अब इससे आगे बढ़ रहे हैं आज अपन। और आज अपन पढ़ रहे हैं सेक्शन 4 जिसको अपन बोलते हैं चार्जिंग सेक्शन। तो अब अपन बात कर रहे हैं सेक्शन 4 चार्जिंग सेक्शन के बारे में। देखिए चार्जिंग सेक्शन किसे बोलते हैं। टैक्स के अंदर आप पढ़ोगे ना कभी भी टैक्स, तो चार्जिंग सेक्शन जरूर मिलेगा। अपन इनडायरेक्ट टैक्स पढ़ेंगे वहां भी मिलेगा। चार्जिंग सेक्शन एक ऐसा सेक्शन होता है जो कि एक्चुअल में टैक्स चार्ज करता है, लगाता है। मतलब इसी सेक्शन की वजह से टैक्स लग रहा है, चार्ज कर रहा है। तो इनकम टैक्स किस वजह से लगता है? इस सेक्शन 4 बोल रहा है इसलिए लगता है। ये ना बोले तो लगे ही ना। तो सेक्शन 4 इनकम टैक्स एक्ट का अपन को क्या बोलता है कि द पर्सन हु अर्न्स इनकम विल पे इनकम टैक्स। जो भी पर्सन इनकम कमाएगा वो इनकम टैक्स पे करेगा। तो ये सिंपल सी बात इसके अंदर बोली गई है कि द पर्सन हु अर्न्स इनकम विल पे इनकम टैक्स। तो यहां पर अगर अपन एक बात देखें तो जो भी पर्सन इनकम कमाएगा वो इनकम टैक्स देगा, ऐसे लिख दिया। मतलब कोई भी कमा लो दुनिया में, इनकम सब देंगे। अब देखो इसके अंदर एक चीज है देखने वाली। देखने वाली क्या चीज है कि यहां पर सर एक वर्ड यूज किया गया है, दैट इज पर्सन। ये पर्सन का मीनिंग क्या होता है वो जानना और देखना जरूरी है। एक मिनट रुको। हाँ जी, सेक्शन 4 के अंदर अगर अपन देखें तो एक वर्ड निकल के आता है, दैट इज पर्सन। पर्सन क्या होता है ये अपन को अभी जानना है। अब कोई भी पर्सन क्या कमाए? इनकम कमाए, मतलब पैसा कमाए, तो उसको क्या देना होगा? टैक्स पे करना होगा। ये 3 बातें अपनी यहां से निकल करके आई। हमको यहां पर एक चीज जानना बहुत जरूरी है, दैट इज पर्सन। पर्सन क्या होता है? पर्सन मतलब हम क्या समझते हैं सर? इंसान, हम लोग पर्सन है, ठीक है। लेकिन पर्सन सिर्फ इसी तक लिमिट नहीं है, पर्सन में बहुत सारी चीजें इंक्लूड होती है। तो अब हमें यहाँ पर पर्सन के बारे में जानना बहुत जरूरी है और यहाँ से एमसीक्यू क्वेश्चन भी बन सकते हैं कि आखिर पर्सन क्या होता है, इसके बारे में अपन जानते हैं। तो अपन एक डेफिनेशन और पढ़ने जा रहे हैं ड्यू टू दिस सेक्शन। हमने सर पढ़ा कि सर जो भी पर्सन इनकम कमाएगा वो इनकम टैक्स देगा, बिल्कुल। तो अब अपन एक सेक्शन 2 क्लोज 31 पढ़ने जा रहे हैं। और इसको क्लोज क्यों पढ़ते हैं मैंने आपको बताया था। 2 और 10 के अंदर कोई सबसेक्शन नहीं है इनकम टैक्स के। 2 क्लोज 31 जो है वो डिफाइन करता है किसको? पर्सन को। पर्सन को डिफाइन करता है। अब पर्सन का मतलब जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि जो भी पर्सन इनकम कमाता है उसको क्या देना पड़ता है? इनकम टैक्स।
तो डेफिनेशन अलग अलग टाइप्स की होती है। तो पर्सन की डेफिनेशन एक इंक्लूसिव डेफिनेशन, डेफिनेशन कैसे होती है, एक होती है डिस्क्रिप्टिव, ठीक है, जैसे ऐसे डिस्क्राइब कर दिया जाता है कि ये चीज़ ये होगी। जैसे एसएससी की डेफिनेशन डिस्क्रिप्टिव है कि जो टैक्स पे करता है, रिटर्न भरता है, उसको एसएससी बोलते हैं। एक इंक्लूसिव डेफिनेशन होती है जो कि शुरू होती है इट इंक्लूड्स से, और फिर उसमें एक लिस्ट दी जाती है कि ये सब चीज़ें इसमें इंक्लूड होगी। एक एक्सक्लूसिव डेफिनेशन होती है जिसके अंदर क्या होता है, ये बताया जाता है कि क्या क्या चीज एक्सक्लूड है, इंक्लूड नहीं होगी। इस टाइप की अलग अलग डेफिनेशन होती है। तो पर्सन की जो डेफिनेशन है वो डेफिनेशन है एक इंक्लूसिव डेफिनेशन। तो इसलिए जो डेफिनेशन शुरू होती है वो होती है पर्सन इंक्लूड से। अब पर्सन की जो डेफिनेशन है उसके अंदर टोटल 7 पर्सनैलिटीज है। टोटल 7 पर्सनैलिटीज को इंक्लूड किया गया है पर्सन की डेफिनेशन के अंदर। तो एक एमसीक्यू तो यहीं से फ्रेम हो जाता है कि सर पर्सन की डेफिनेशन में कितनी पर्सनैलिटीज होती है, तो 7 पर्सनैलिटीज होती है। ये हमें ध्यान में रखने वाली बात है। अब वो 7 पर्सनैलिटीज कौन कौन सी है, मतलब ये जो 7 नाम आ रहे हैं इनमें से अगर किसी ने भी इनकम कमाई तो उसको क्या देना पड़ जाएगा, इनकम टैक्स देना पड़ जाएगा। तो पहला नाम जो है वो है इंडिविजुअल का। इंडिविजुअल मतलब ह्यूमन बीइंग। यस, तो पहली चीज जो है इंक्लूजन में वो है इंडिविजुअल ह्यूमन बीइंग। तो इंडिविजुअल मतलब हम लोग अगर कोई भी इनकम कमाते हैं तो हमको इनकम टैक्स देना पड़ता है, क्योंकि हम क्या है, पर्सन है, पर्सन का ही एक पार्ट है। इसलिए इंडिविजुअल लोग इनकम कमाते हैं तो टैक्स देना पड़ता है। सेकंड थिंग, एचयूएफ, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। ये भी बिजनेस का या एसएससी का एक फॉर्म है। एचयूएफ होती क्या है, व्हेन फैमिली मेंबर्स वर्क्स टुगेदर। जो फैमिली मेंबर मिलकर के, मान लीजिए हस्बैंड वाइफ उनके बच्चे मिलकर के एक साथ बिजनेस कर रहे हैं, तो इस बिजनेस फॉर्म को अपन क्या बोलेंगे, एचयूएफ बोलेंगे, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। तो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के अंदर क्या होता है, फैमिली मेंबर्स मिलकर के एक साथ में बिजनेस करते हैं। तो जब फैमिली मेंबर्स मिलकर के एक साथ बिजनेस करते हैं तो उस बिजनेस फॉर्म को हम एचयूएफ बोलते हैं। तो एचयूएफ भी अगर कोई इनकम कमाएगी तो उनको भी क्या देना पड़ेगा, टैक्स देना पड़ेगा। थर्ड वन, थर्ड वन काफी इंपॉर्टेंट है, फर्म एंड एलएलपी। फर्म एलएलपी, फर्म से क्या मतलब है, पार्टनरशिप फर्म, ठीक है। अब ये फर्म एलएलपी क्या होते हैं इनके बारे में जानते हैं। ऑब्लिक में मतलब दोनों सेम ही है, इक्वल रखे गए। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ पार्टनरशिप फर्म। पहली बात मैं करता हूँ, पार्टनरशिप फर्म क्या होती है, देखिए इसको समझिए। ये दो लोग हैं, ये दोनों लोग एक साथ मिलकर के क्या कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, ठीक है। ये दोनों लोग एक साथ मिलकर के बिजनेस कर रहे हैं। इन दोनों ने आपस में क्या कर ली, पार्टनरशिप कर ली। अब पार्टनरशिप कब मानेंगे, जब इन्होंने क्या कर लिया, खुद को रजिस्टर भी करा लिया। कैसे, एज ए पार्टनरशिप फर्म। अगर सिंपल शब्दों में बताऊं तो जब दो या दो से ज्यादा लोग एक साथ मिलकर के बिजनेस करते हैं और खुद को एज ए पार्टनरशिप फर्म रजिस्टर्ड भी करवा लेते हैं। रजिस्टर्ड होना जरूरी है पार्टनरशिप फर्म। पार्टनरशिप फर्म का रजिस्ट्रेशन कैसे होगा, कौन कराता है, सीएसी कराता है, ठीक है। पार्टनरशिप फर्म का नहीं, जरूरी नहीं है रजिस्ट्रेशन, नहीं।
वो सारी बातें आ जाएगी ऑटोमेटिक। तो पार्टनरशिप फर्म को एज ए पार्टनरशिप फर्म तभी असेस किया जाएगा जब उसका आपने पार्टनरशिप एक्ट में क्या करवा रखा हो, रजिस्ट्रेशन करवा रखा हो, तो हम उसको पार्टनरशिप फर्म मानेंगे। अगर ये पार्टनरशिप फर्म रजिस्ट्रेशन नहीं करवाती है तो फिर इसका नाम बदल के हो जाता है बीओआई, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स। तो फिर उसको एज ए बीओआई असेस किया जाता है, बीओआई मान के इनकम निकाली जाती है। वो क्या होती है वो भी अपन बात करेंगे अलग से, अगला पॉइंट वही आएगा। क्योंकि हम पार्टनरशिप फर्म को अगर डिफाइन करें तो पार्टनरशिप फर्म को कैसे डिफाइन कर सकते हैं, तो हम क्या कह सकते हैं, व्हेन टू और मोर individuals work together with an intention to earn profit। जब दो या दो से ज्यादा इंडिविजुअल्स एक साथ मिलकर के काम करते हैं विथ एन इंटेंशन टू अर्न प्रॉफिट, तो उन्हें क्या बोला जाता है, पार्टनर्स बोला जाता है। और ये जो फर्म बनती है वो पार्टनरशिप फर्म बोली जाती है। तो यहां पर अपन लिख देते हैं फर्म शुड बी रजिस्टर्ड। मतलब पार्टनरशिप फर्म के अंदर किसी फर्म को फर्म तभी मानेंगे इनकम टैक्स एक्ट के अंदर जब उन्होंने आप खुद का क्या करवा रखा हो, रजिस्ट्रेशन करवा रखा हो। सेकंड वन इज एलएलपी। एलएलपी का मतलब होता है लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप। एलएलपी भी बिजनेस का एक फॉर्म है, इसका अलग से एक्ट बना हुआ है। जैसे पार्टनरशिप का भी एक एक्ट बना हुआ है, 1932 के अंदर आया था एक्ट कि कैसे पार्टनरशिप बनाई जाती, क्या करी जाती, सारी गाइडलाइंस के लिए। इसी तरीके से एलएलपी का भी 2009 के अंदर एक्ट आया, नया बिजनेस फॉर्म है लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप। अब ये एलएलपी आखिर होती क्या है, लेकिन सवाल ये आता है। देखो एलएलपी का एक वर्ड है लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप, ऐसी पार्टनरशिप जिसमें लाइबिलिटी क्या हो, लिमिटेड। कैसे, ये जो नॉर्मल पार्टनरशिप फर्म होती है ना, इसके अंदर पार्टनर्स की लाइबिलिटी अनलिमिटेड होती है। मतलब कल को फर्म को कोई नुकसान हो गया, लॉस हो गया, तो घर से भी पैसा लाके देना पड़ेगा, लगाना पड़ेगा पार्टनरशिप फर्म में। बट एलएलपी में क्या है, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप। उनकी लाइबिलिटी उस फर्म के दायित्वों तक, लाइबिलिटी तक ही लिमिटेड है, घर से पैसा नहीं लाना। कल को जितना उनका शेयर है उतना ही उनको लॉसेज में पैसा देना है, घर से पैसा, मतलब पर्सनली लाइबल नहीं होना है। एलएलपी को दूसरे शब्दों में ऐसे भी बोला जाता है कि मिक्सचर है। किसका मिक्सचर है, इसमें फर्म के कुछ फीचर्स होते हैं और कंपनी के कुछ फीचर्स होते हैं। मेनली तो सारे फीचर कंपनी के ही होते हैं, बट लाइबिलिटी का लिमिटेड होना एक कंपनी का फीचर है, क्योंकि कंपनी में जिसके पास जितने शेयर उसकी उतनी जिम्मेदारी होती है। तो इसीलिए हम बोल सकते हैं कि एलएलपी जो है वो फर्म के और कंपनी के दोनों का मिक्सचर है। इसका पूरा एक्ट भी है आपके लॉ के अंदर, आप पढ़ेंगे एलएलपी एक्ट वहां पर। तो ये अपना थर्ड पर्सन हो गया पर्सन की डेफिनेशन में। ये क्लियर है सभी को, पार्टनरशिप फर्म क्या होती है, एलएलपी क्या होती है। फोर्थ, बीओआई, एओपी। बीओआई का मतलब क्या होता है, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स। एओपी का मतलब क्या होता है, एसोसिएशन ऑफ पर्सन। अब ये बीओआई एओपी क्या होते हैं, देखो बीओआई को मैं दूसरे शब्दों में बोल सकता हूं अनरजिस्टर्ड फर्म। दो या दो से ज्यादा इंडिविजुअल्स मिलके एक साथ में बिजनेस कर रहे हैं और उन्होंने कोई रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया, तो वो क्या कहलाएंगे, बीओआई। और जैसे ही वो रजिस्टर्ड करवा लेंगे एज ए पार्टनरशिप फर्म, तो वो क्या बन जाएंगे, पार्टनरशिप फर्म बन जाएंगे। तो बीओआई को अपन क्या बोल सकते हैं, टू और मोर इंडिविजुअल्स
नॉट रजिस्टर्ड एज फर्म। तो इंडिविजुअल ही हो सकते हैं, मतलब ह्यूमन बीइंग ही ओनली बीओआई में हो सकते हैं, कोई एक फर्म मिलके नहीं बना सकती। बीओआई में ऑलवेज ओनली इंडिविजुअल होंगे और पार्टनरशिप फर्म में भी ऑलवेज ओनली इंडिविजुअल्स ही होंगे। एओपी क्या होता है? व्हेन टू और मोर persons वर्क टुगेदर। जब दो या दो से ज्यादा पर्सन्स, पर्सन्स मतलब क्या है देखो, जैसे एक इंडिविजुअल और एक एचयूएफ, इन दोनों ने मिलकर एक साथ बिजनेस शुरू करा, ये क्या है? एओपी है। एक फर्म है, एक कंपनी है, ये भी क्या है? एओपी है। अच्छा, एक इंडिविजुअल है और दूसरा भी इंडिविजुअल है और अनरजिस्टर्ड है ये, तो ये क्या है? ये बीओआई है, क्योंकि इंडिविजुअल्स मिलकर के या तो बीओआई बनाएंगे या फर्म बनाएंगे। सिर्फ इंडिविजुअल से एओपी नहीं बन सकती। एओपी तभी बनेगी जब क्या हो? दो या दो से ज्यादा पर्सन्स हो। पर्सन्स मतलब इंडिविजुअल प्लस इंडिविजुअल के अलावा कोई सा भी कॉम्बिनेशन बना लो, एक इंडिविजुअल एक फर्म, एक इंडिविजुअल एक एचयूएफ, चाहे इंडिविजुअल है ही नहीं, एक फर्म एक कंपनी, ये भी एओपी है, एक एचयूएफ एक कंपनी, ये भी एओपी है। मतलब ह्यूमन बींग्स मिलकर के, सिर्फ जहां पर ह्यूमन बींग्स हो वो लोग, या तो अगर अनरजिस्टर्ड है तो बीओआई और रजिस्टर्ड है तो क्या है? वो फर्म है। ह्यूमन बींग्स मिलके, अब इस ह्यूमन बींग के साथ कोई भी तीसरा व्यक्ति आ गया अगर, चाहे वो फर्म हो, एलएलपी हो, एचयूएफ हो, तो ये बिजनेस फॉर्म क्या बन जाएगी फिर? ये एओपी में कन्वर्ट हो जाएगी। तो जहां भी इंडिविजुअल्स मिलकर के दो ही बिजनेस फॉर्म क्रिएट कर सकते हैं, एक तो या वो अकेला काम कर ले, मिलकर के काम कर रहे हैं तो, और रजिस्टर्ड नहीं है तो बीओआई हो जाएंगे, मिलकर के काम कर रहे हो रजिस्टर्ड है तो क्या बन जाएंगे? फॉर्म बन जाएंगे। अब इसके अलावा इनके साथ में, जैसे मान लो एक इंडिविजुअल ने एक पार्टनरशिप फर्म, दोनों मिलकर के एक साथ काम कर रहे हैं, तो ये क्या है? ये एओपी है। एक फर्म एक कंपनी एक साथ मिलकर के काम कर रही है, क्या? एओपी। जैसे मान लीजिए एक इंडिविजुअल है और एक कंपनी है, बताओ ये बिजनेस फॉर्म क्या है? ये भी क्या है? एओपी है। नाम से पता चल रहा है, एसोसिएशन मतलब ग्रुप, किसका? पर्संस का, इंडिविजुअल्स का नहीं बोला। बीओआई में देखो बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स, नाम में दिख रहा ओनली इंडिविजुअल्स होंगे। इसमें क्या बोला? एसोसिएशन ऑफ पर्संस, मतलब पर्संस, और पर्सन की डेफिनेशन में इतने लोग हैं, इनमें से कोई कैसे भी मिक्सचर करके कुछ भी बना ले, वो सब क्या है? एओपी होते हैं। लेकिन सिर्फ इंडिविजुअल का मिक्सचर कर रहे हो तो फिर वो क्या है? बीओआई है। मतलब ये डेफिनेशन में 7 पर्सनैलिटीज आएगी, ठीक है? इन 7 में से कोई भी अगर मर्ज हो गया एक साथ तो वो सारी बिजनेस फॉर्म क्या है? एओपी है, सारी बिजनेस फॉर्म। कंपनी और फर्म में, कंपनी लॉ में आप कंपनी के बारे में जानोगे, कंपनी के शेयर्स होते हैं, नॉर्मल में फर्म होती है, फर्म में पार्टनर्स एक साथ मिलकर काम करते हैं, कंपनी शेयर इशू करती है। रिलायंस क्या है? एक कंपनी है, ठीक है? और आपने 2-3 लोगों ने एक साथ मिलकर बिजनेस शुरू करा, आप लोग क्या होंगे? फर्म होंगे। एक सब्जेक्ट भी तो है आपके, सेटिंग अप ऑफ बिजनेस, उसमें आएंगे ऐसे। हाँ, चलिए, तो एओपी अपन ने देख, कॉर्पोरेट तो सब कॉर्पोरेट है, ये भी कॉर्पोरेट है जहां आप बैठे हो। कॉर्पोरेट मतलब फर्म भी एक कॉर्पोरेट है, ठीक है? कंपनी भी एक कॉर्पोरेट है। कॉर्पोरेट मतलब कंपनी तो जिसके शेयर इशू है, कॉर्पोरेट मतलब जहां भी ये ऑफिशियल सिस्टमेटिक काम चलता है, सब कॉर्पोरेट है। यहाँ आप आए हो, ये क्या है? क्लासेस, कॉर्पोरेट है ये भी, ठीक है? तो एनीथिंग विच इज रन सिस्टमेटिक, हाँ वो सब कॉर्पोरेट है। एक फर्म मान लो वो भी कॉर्पोरेट है, एक कंपनी मान लो वो भी कॉर्पोरेट है, एक एओपी बीआई मान लो, ये सब कॉर्पोरेट ही है। कॉर्पोरेट का मतलब क्या होता है? कॉर्पोरेट कल्चर। कॉर्पोरेट कल्चर का क्या मतलब? यही है कि सिर्फ कंपनी में जाओ, फर्म भी हो सकती है, कोई भी हो सकता है। कॉर्पोरेट एक ब्रॉड टर्म है जिसके अंदर ये सब आ जाते हैं,
और कंपनी एक नैरो टर्म है जिसमें कंपनी क्या करती है, शेयर्स इशू करती है, कॉर्पोरेट बन जाएगी। हम्म। रिलायंस तो एक कंपनी है, रिलायंस क्या कॉर्पोरेट है? आप सब मिलके क्या कहोगे, क्लास? और आपको अकेले बोलना हो तो क्या बोलूँगा, स्टूडेंट। यही सिंपल सा है। तो रिलायंस तो अपने आप में एक कंपनी है। ठीक है, रिलायंस थोड़ी ना बहुत सारी कंपनी मिलके एक है। और अगर बहुत सारी कंपनीज मिल जाओगे तो वो ग्रुप ऑफ कंपनीज हो जाता है। कॉरपोरेट कोई ऐसा नहीं है कि कॉरपोरेट सब मिलके एक साथ बनाते हैं। कॉरपोरेट मतलब कुछ भी हो सकता है, एनीथिंग विच इज रन सिस्टमेटिकली सब कॉरपोरेट है। ठीक है, और रिलायंस तो एक कंपनी है, टाटा एक कंपनी है, सबको एक साथ मिला दोगे तो ग्रुप ऑफ कंपनीज है। तो ग्रुप ऑफ कंपनीज बोलते हैं उसको। इसके बाद में फोर्थ हो गया क्या अपना, फिफ्थ। फिफ्थ पॉइंट, फिफ्थ पॉइंट क्या है अपना, कंपनी। तो अपना जो पर्सन की डेफिनेशन में अगला नेम है दैट इज कंपनी। देखो कंपनी तो हम बेसिकली सभी जानते हैं क्या होते हैं, और आप तो बिल्कुल डिटेल में पढ़ोगे। ठीक है, फिक्टिशियस पर्सन होती है जो शेयर्स इशू कर सकती है लोगों के बीच में। ठीक है, पब्लिक के बीच में जो शेयर इशू करती है वो पब्लिक कंपनी। नॉर्मल प्राइवेटली जो शेयर इशू करती है वो प्राइवेट कंपनी, वहाँ आप डिटेल में डेफिनेशन भी देखोगे। कंपनी के ऑलवेज शेयर्स होंगे, कंपनी के जनरली क्या होंगे, ऑलवेज शेयर्स। वैसे तो डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ कंपनीज होती है, लेकिन कंपनीज के जनरली ऑलवेज क्या होते हैं, शेयर्स होते हैं। वो शेयर्स किसी ना किसी व्यक्ति के पास में रहते हैं, और वो उसका क्या कहलाता है, फिर शेयर होल्डर कहलाता है जिसके पास में शेयर्स रहते हैं। अभी यहाँ पर इनकम टैक्स के अंदर अपन, वैसे कंपनी के बहुत सारे पार्ट है, इनकम टैक्स के अंदर अपन कंपनीज को मेन दो पार्ट में बांट करके पढ़ेंगे, क्योंकि टैक्स रेट के लिए ये इंपॉर्टेंट है। एक टाइप को हम बोलेंगे डोमेस्टिक या इंडियन कंपनी, और दूसरा टाइप अपन बोलेंगे फॉरेन कंपनी। वैसे बहुत सारी होती, पब्लिक कंपनी, प्राइवेट कंपनी, गवर्नमेंट कंपनी, नॉन गवर्नमेंट कंपनी, वो सब अलग चीज़ है, वो कंपनी लॉ का पार्ट है। अपने यहाँ पर ये दो इसलिए क्योंकि नॉर्मल इंडियन कंपनीज के लिए टैक्स की रेट अलग है और फॉरेन कंपनी के लिए टैक्स की रेट अलग है, इसलिए अपन ने यहाँ पर मेनली कंपनी को इन्हीं दो पार्ट में बांटा है। नेक्स्ट वन इज सिक्स्थ, लोकल अथॉरिटी। लोकल अथॉरिटी क्या, ये नगर निगम, पंचायत, ये सब क्या है, लोकल अथॉरिटी है। नगर निगम जो भी इनकम कमाएगा उसको टैक्स देना पड़ेगा। हाउसिंग बोर्ड है, हाउसिंग बोर्ड क्या है, लोकल अथॉरिटी है। ये क्या करते हैं, अपने बिल्डिंग वगैरह बनाते हैं, जैसे हाउसिंग बोर्ड बिल्डिंग बना के लोगों को रहने के लिए देते हैं, ठीक, फिर उनसे पैसा लेते हैं। ये जो पैसा कमा रहे हैं वो क्या है, ये लोकल अथॉरिटी है, इनको क्या करना पड़ेगा, टैक्स देना पड़ता है, क्योंकि ये लोकल लेवल की गवर्नमेंट है। और इनकम टैक्स कौन लेता है, सेंट्रल लेवल की गवर्नमेंट लेती है। तो लोकल अथॉरिटी में कौन कौन आ जाएगा, लोकल अथॉरिटी के अंदर आ जाएगा नगर निगम, पंचायत, ठीक है, हाउसिंग बोर्ड वगैरह, ये सब इसी के अंदर आ जाते हैं। तो यहां तक की डेफिनेशन में देखो, इंडीजल आ गया, एच आ गया, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, फर्म एलएलपी आ गए, एओपीबीवाई आ गए, कंपनी आ गई, लोकल अथॉरिटी, लास्ट नेम है एजेपी, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन। आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन क्या होता है, चलो इसको समझने से पहले एक बात समझते हैं। आप में से भगवान को किसने देखा है, बताओ, भगवान को किसने देखा है? अच्छा, तो क्या भगवान पे टैक्स लगाया जा सकता है? क्या भगवान से टैक्स लगा सकते हैं? भगवान पे टैक्स नहीं लगा सकते हैं। बट इनकम टैक्स एक ऐसा टैक्स है जिसने भगवान को भी नहीं छोड़ा है। मतलब इनकम टैक्स भगवान से भी टैक्स ले लेता है, बट ढूंढने पड़ेंगे ना। अब देखो इनकम टैक्स कैसे लेते हैं फिर,
बोले सर क्या करते होंगे, यहाँ से एक फ़्लाइट लेते होंगे, आसमान में जाते होंगे, फिर वहाँ भगवान को बोलते होंगे लाओ टैक्स जमा कराओ, तुम्हारा इतना चढ़ावा आया है, और टैक्स जो लेके आ जाते होंगे। ऐसा कुछ है नहीं। ऐसा हो तो पहले आपके पास परेश रावल जी आएंगे, बोलेंगे मैं तो ढूंढ रहा था, भगवान है कहाँ रे तू, बोले तुमको मिल गए, लाओ टैक्स दे दो, और मेरा वो दुकान उकान टूट गई थी वो भी दे दो, एक मूवी ओ माय गॉड उसमें। तो अब करे क्या भाई, ये आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन के अंदर पहले आता कौन है वो बताता हूं मैं। और आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन के अंदर भगवान भी आते हैं। इसका मतलब क्या है, देखो इसको दो पार्ट में अपन बांटेंगे। आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन को, इसमें एक तो है आर्टिफिशियल पर्सन, एक है जुडिशियल पर्सन। ठीक है, अब इसमें कौन कौन आता है, टेम्पल, मॉस्क्यू, चर्च, गुरुद्वारा, यूनिवर्सिटी, डीटीज, मतलब मूर्तियां। पीके मूवी देखी है आप लोगों ने, वो एग्जाम सेंटर के बाहर एक मंदिर खोल के बैठता है, उस पर चढ़ावा आता है, देखा है? तो वो इसकी वजह से कवर्ड है। वो जो पी के आया था दूसरे प्लानट से, उसको भी टैक्स देना होगा, क्योंकि उसने किसी मूर्ति के नाम पर पैसा कमाया। अब देखो है क्या, ये भगवान को इंक्लूड क्यों करना पड़ा सर, ये बताओ, इनसे टैक्स क्यों लेते हैं, कैसे होता है, क्या होता है? और मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ जुडिशियल पर्सन का एक एग्जाम्पल, लिक्विडेटर। अब ये कुछ भी बोल रहे हो ना, 2 मिनट बाद बोलना है ना। चलिए, तो देखो टेम्पल, मॉस्क्यू, चर्च, गुरुद्वारा, यूनिवर्सिटी, डीटीज, ये कोई भी इनकम कमाएंगे तो क्या लगेगा, टैक्स। अब ये करना क्यों पड़ा, देखो समझते हैं। देखो ये एक व्यक्ति है, इसका नाम है मोटू लाल। मोटू लाल के पास में क्या, बहुत सारा ब्लैक मनी है, काना धन है मोटू लाल के पास में। मोटू लाल सोच रहा था यार कुछ ना कुछ करके इस ब्लैक मनी को वाइट मनी में कन्वर्ट कर लेते हैं, अपना काला धन सफेद कर लेते हैं। तो मोटू लाल ने क्या सोचा कि यार मैं एक ना मंदिर खोलूंगा, टेम्पल। टेम्पल खोला इन्होंने, टेम्पल में यहाँ पर रखा एक दान पात्र, बोला सभी भक्त अपना दान दान पात्र में ही डाले। ठीक है, दान पात्र रखा इसने। भरी रात में अंधेरे में मोटू लाल इस मंदिर में गया, और ये जितना भी ब्लैक मनी था वो सब इसके अंदर भर दिया। ठीक है, सारा दान पात्र में भर दिया। सुबह मॉर्निंग में इस दान पात्र को ओपन किया गया, खोला गया सबके सामने, और इसमें बहुत सारा रुपया निकला, बहुत सारे पैसे निकले। मोटू लाल जी बोलते हैं भगवान की जय हो, भगवान की जय हो। बोला कोई गुप्त दान करके गया है, हे भगवान आपने तो मेरी किस्मत खोल दी, सबके सामने इस तरीके से प्रेजेंट कर रहा है। फिर बोला अरे मोटू लाल जी, लोग पूछते हैं क्या टैक्स वैक्स दोगे कि नहीं दोगे इस पे? अरे बोले कैसी बात करते हो आप, ये पैसा किसने कमाया है, ये क्या मेरा है क्या? मैं तो एक छोटा सा आदमी ठहरा, मैं तो भगवान का सेवक हूं, ये दान मेरे को थोड़ी दिया है लोगों ने, ये दान पात्र तो भगवान को दिया गया है, गॉड को दिया गया है भाई। तो बोले टैक्स तो भगवान देंगे। बोला भगवान कैसे देंगे? बोला जिस श्री कृष्ण को आवाज लगाई आ जाओ, ठीक है, भोलेनाथ जी आ जाओ, कोई से ही भगवान नहीं आ रहे। ठीक है, बोले हारे के सहारे आ जा, नहीं आ रहा कोई भी। बोले टैक्स देने ही नहीं आ रहे, भगवान क्या करे?
बोला इनकम टैक्स वालों को पता चल गया ये मोटूलाल फालतू का नाटक कर रहा है, ऐसे काफ़ी सारे लोग यही करेंगे। फिर किसी के पास भी काला धन होगा, ऐसे मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा चर्च खोलेंगे, उसमें चढ़ावा चढ़ाएंगे, फिर ले लेंगे और बोलेंगे ये तो भगवान को टैक्स देना था, हमें थोड़ी ना देना है टैक्स। इसीलिए प्रोविजन डाला गया, पर्सन की डेफिनेशन में टेम्पल मॉस्क्यू चर्च को इंक्लूड किया गया। मतलब मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा अगर कोई भी इनकम कमाता है तो उसके ऊपर उसे टैक्स देना होगा। कैसे देंगे टैक्स? तो इनकी एक ट्रस्ट बनी होती है, जैसे वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड, तिरुपति बालाजी ट्रस्ट, खाटू श्याम जी ट्रस्ट। तो ये लोग क्या करते हैं, ट्रस्ट बनाते हैं। उस ट्रस्ट को इस इनकम के ऊपर क्या देना पड़ेगा, टैक्स देना पड़ेगा। अब वो टैक्स देंगे कैसे? भाई मान लो कि वैष्णो देवी के यहाँ, तिरुपति बालाजी के यहाँ पर कोई चढ़ावा आ गया, अब उस चढ़ावे पर टैक्स कौन देगा? भगवान नहीं देंगे, वो ट्रस्ट देगी, जो ट्रस्ट उसको लेती है। अब उस पर सर टैक्स निकलता कैसे, क्या ये भी हमारे कोर्स में है? ये आपके इस लेवल पर नहीं है, आप जब प्रोफेशनल लेवल पर जाओगे तब आप पढ़ोगे कि इसके ऊपर टैक्स कैसे निकलता है। चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस का, इनका मतलब ये जो धार्मिक संस्थाएं होती हैं, एनपीओ होते हैं, रिलीजियस ट्रस्ट होती है, इन सब का टैक्स कैसे निकलता है ये अपने फाइनल के अंदर है भी। ये लोगों को क्या करना होता है, अपना पैसा वापस से जनता के लिए मंदिर में ही लगाना पड़ता है, तब जाके इनको टैक्स में काफ़ी एग्जम्पशन भी मिलती है। इसलिए आप देखोगे कि हमेशा हर मंदिर में कुछ ना कुछ डेवलपमेंट का काम चलता ही रहता है, क्योंकि उनको वापस से वो पैसा मंदिर में ही लगाना भी पड़ता है। तो वो एक डिटेल प्रोसेस है कि इनका टैक्स कैसे निकलता है। लेकिन इन लोगों को इंक्लूड क्यों करा? क्योंकि इन लोगों से क्या लेना था, टैक्स लेना था, इसलिए इंक्लूड करा। तो एक्चुअल में टेम्पल मॉस्क्यू चर्च की जो ट्रस्ट बनी हुई है, वो ट्रस्ट क्या देगी, टैक्स देगी। तो पहली बात तो अपनी ये क्लियर हुई। यूनिवर्सिटीज भी किसके अंदर आएगी, यूनिवर्सिटीज भी इसी के अंदर आएगी। मूर्ति से इनकम कमाई तो सर मूर्ति थोड़ी ना टैक्स देगी, उस मूर्ति की इनकम जो व्यक्ति ले रहा है, जो इंसान ले रहा है, उसको टैक्स देना पड़ेगा। एक और इधर आ रहा है देखो, जुडिशियल पर्सन में लिक्विडेटर। लिक्विडेटर क्या होता है? देखो ये कंपनी है, लेट से जैसे वीडियोकॉन कंपनी है, जानते हो आप? अभी कहाँ है वो? वीडियोकॉन का कुछ सामान वामान आता है, बंद हो गई वो, ठीक है, वीडियोकॉन कंपनी डूब गई, बंद हो चुकी है। तो एक वीडियोकॉन कंपनी है, अब वीडियोकॉन कंपनी क्या हो रही है, बंद हो रही है भाई। अब वीडियोकॉन कंपनी बंद हो रही है, तो इसको बंद करने का जो काम करेगा वो कौन करेगा? देखो क्या होता है, इसकी लाइबिलिटीज बहुत ज़्यादा हो गई, इसका डेट बहुत ज़्यादा हो गया, लोन बहुत ज़्यादा हो गया। तो उस सिचुएशन के अंदर यहाँ पर ये वीडियोकॉन कंपनी का क्या किया जाएगा? अब वीडियोकॉन कंपनी को क्या किया जाएगा, लिक्विडेट किया जाएगा। लिक्विडेट मतलब खत्म, दिवालिया हो गई ये कंपनी एक तरीके से। जब ये कंपनी लिक्विडेट होगी तो कंपनी के पास में दो चीज़ें होगी, कुछ तो असेट्स होगी कंपनी के पास में, ठीक है, और कुछ इसकी लाइबिलिटीज होगी जो लोग इनसे पैसा मांगते होंगे उसकी। तो जनरली क्या किया जाएगा, एक व्यक्ति आएगा जिसका नाम होगा लिक्विडेटर, जिसको गवर्नमेंट अपॉइंट करेगी सरकार। बोलेगी ये वीडियोकॉन कंपनी में जाओ, चार्ज अपने हाथ में ले लो, इसके जो भी डायरेक्टर है सबको हटा दो, अब अपने हाथ में ले लो सारा काम। बोला ठीक है, अपने हाथ में ले लेंगे। अब ये व्यक्ति क्या करेगा, जितनी भी कंपनी की असेट्स है उनको क्या करेगा, सेल करेगा। सेल करके जो पैसा आएगा फिर उससे लाइबिलिटीज का पेमेंट कर देगा। तो जब ये असेट को सेल करेगा मार्केट के अंदर, तो सेल करके पैसा भी तो आ रहा है, तो ये सेल करके जो पैसा कमाया जा रहा है इस पर टैक्स कौन देगा, सवाल ये है भाई। क्योंकि असेट वगैरह सेल करके पैसा कमाया जाता है, जैसे आपने गोल्ड सेल कर दिया आपके घर में पड़ा हुआ, उसको सेल करके पैसा कमाया, उस पर भी टैक्स देना पड़ता है, अपन बात करेंगे आगे जा करके। तो ये जो भी आप असेट सेल करके इनकम कमा रहे हो इस पर टैक्स बनता है, कौन देगा? बोला कंपनी से लो, बोला कंपनी तो बंद हो गई। बोला डायरेक्टर से लो, वो तो भाग गए, हटा दिया उनको। बोला कौन देगा? बोले जिसके हाथ में इस कंपनी के अब बागडोर है, और वो किसके हाथ में, अब लिक्विडेटर के हाथ में है। तो इस केस में टैक्स कौन देगा, इस कंपनी का जो भी टैक्स बनता है, जो भी इनकम आई है उसमें से निकाल के टैक्स भरेगा सरकार को ये लिक्विडेटर। क्योंकि इस लिक्विडेटर को हमारा लीगल सिस्टम, जुडिशियल सिस्टम अपॉइंट करता है, इसी वजह से इसे जुडिशियल पर्सन भी बोला जाता है। तो इसीलिए इसको दो पार्ट में बांटा गया, आर्टिफिशियल पर्सन एंड जुडिशियल पर्सन। तो लिक्विडेटर एक जुडिशियल पर्सन है। जुडिशियल पर्सन क्यों है? क्योंकि इसको जुडिशियरी, लीगल सिस्टम मतलब कोर्ट अपॉइंट करता है, इस वजह से। हाँ जी, अब किसी का कोई भी क्वेश्चन है तो बताइए। हाँ आप कुछ पूछ रहे थे, बताओ।
लिखो, नोट करो जिसने नहीं करा। हाँ बताओ बताओ। ये अभी अभी तो जवाब दिया था मैंने इसका। क्या बताया था बताओ। लगाते रहते हैं वापस से। ठीक है, और ऐसा कहीं है ही नहीं कि टेम्पल को टैक्स नहीं देना। बिल्कुल देना है, कंपल्सरीली देना है। अगर जहाँ नहीं लगाओगे पैसा, तुमने पैसा दान में लेके रख लिया, तो टैक्स देना पड़ेगा। उस पैसे को वापस लगाना पड़ता है। अभी तो बताया, इसलिए तो कंस्ट्रक्शन चलता रहता है, कुछ ना कुछ लगाते रहता है पब्लिक के लिए। हाँ, कि हमारे पास में कितना डोनेशन आया और फिर हमने कितना डोनेशन लगा दिया वापस से। ठीक है, इसका हाँ, आराम से टेम्पल मॉस्क्यू चर्च सबको टैक्स देना पड़ता है। ठीक है, अब किस पर नहीं देना, वो तो जो पार्ट तुम लगाओगे वो एग्जम्प्ट हो जाता है। बाकी जो बच गया, जो तुम्हारे पास पैसा अभी भी बचा हुआ, उस पर क्या देना पड़ता है, टैक्स देना पड़ता है आपको। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा नहीं लिखा कि टैक्स ही नहीं देना पड़ेगा। इसका तो इनकम टैक्स एक्ट के अंदर प्रोविजन भी बना हुआ है, पूरा सेक्शन 11 बना हुआ है, वहाँ पे टैक्स कैसे निकालते हैं वो भी है। ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशन में टेम्पल मॉस्क्यू चर्च अगर पैसा खर्च कर देते हैं, ऐसा बोला हुआ है। अब खर्च कैसे कर देते हैं, कहाँ कर देते हैं, कैसे कर देते हैं, वो सारी प्रोसीजर कहाँ है, ये इनकम टैक्स के अंदर है कि कैसे होता है। हाँ जी, और किसी का कोई भी सवाल है बताइए मुझे। ये पर्सन की डेफिनेशन में टोटल 7 पर्सनैलिटीज है। और बताओ किसी का, किसी में भी, इसमें किसी में भी डाउट। किसके? सिविल सर्विसेज क्या दे रहे हो? एम्प्लॉय, एम्प्लॉय हो गए ना वो तो आप, इंडिविजुअल हो गए। एज एन एम्प्लॉय आप सिविल सर्विसेज दे रहे हो। हिंदी में निस्तारक बोलते हैं इसको, लिक्विडेटरी बोलते हैं फिर तो। क्योंकि ये कंपनी का लिक्विडेशन कर रहा है, खत्म कर रहा है, इसी वजह से इसको लिक्विडेटर बोलते हैं। हाँ, सीएस भी बन सकता है लिक्विडेटर। ठीक है, आजकल इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल नामक एक एग्ज़ाम होता है, तुम लोग भी दे सकते हो वो एग्ज़ाम। कब दे सकते हो? सीएस बनने के बाद दे सकते हो, उसको आईपी बोलते हैं। और सीएस बनने के बाद कब देंगे सर? सीएस बनने के बाद जब तुमको 10 साल हो जाएंगे, 10 ईयर्स का एक्सपीरियंस हो जाएगा प्रैक्टिस के अंदर, उसके बाद में आप एग्ज़ाम दे सकते हो। और इसमें क्या होता है, डायरेक्ट एक परसेंटेज मिलता है। मान लो जितने की कंपनी लिक्विडेट हुई उसका 1%। ठीक है, 10,000 करोड़ की कंपनी लिक्विडेट करी तुमने, 1% ले लो। ठीक है, 10 करोड़ रुपए का सीधा सीधा आता है। ठीक है, लेकिन वो इतना आसानी से नहीं मिलता। उसके लिए एक्सपीरियंस होना पड़ता है, टाइम देना पड़ता है, देन जा करके मिलता है। तो वो इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल क्या करता है, कोई भी दिवालिया होता है ना, तो उसका पूरा प्रोसेस करता है वो, कि इंसॉल्वेंट हो गया है व्यक्ति, उसका प्रोसेस वो करता है। बताओ, इतना बढ़िया काम है, डिसाइड होता है पूरा रेमुनरेशन। बट इसके लिए आपको 15 साल इंतजार भी तो करना है। और उसके बाद में तब तक कितना कंपटीशन होगा, क्या होगा, आपको नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, वो सारी चीज़ें। बट टाइम के साथ सब आता है। सीएस में आप प्रैक्टिस करेंगे बन के या जॉब करेंगे तो शुरू में ही थोड़ी ना आपको करोड़ों रुपए, लाखों रुपए मिल जाएंगे। टाइम देना पड़ेगा आपको। आज के टाइम पे देखो, डिग्री तो सभी सबके पास हो जाएगी, बहुत सारे सीएस बनते हैं, आप अकेले थोड़ी बनोगे। तो आपको पैकेज किस बेस पे मिलेगा, आपकी नॉलेज के बेस पे, कि आप दूसरों से कैसे और एक्स्ट्रा नॉलेज रखते हैं, एडवांटेज है। तो जब आप ये प्रोफेशनल कोर्स कर रहे हैं, तो ना सिर्फ आपकी बुक की नॉलेज, आपको दुनियादारी की भी नॉलेज होनी चाहिए। कई लोग होते हैं, बोले बुक तो पढ़ ली, अब यहाँ से बाहर भेजो तो चेक काटना नहीं आता हमको। चेक कैसे काटते पता नहीं, आज तक काटा ही नहीं। ठीक है, तो बेसिक नॉलेज नहीं है आपके पास में, काफ़ी सारी बेसिक चीज़ें की नॉलेज होती है तब जाके, मतलब कम्युनिकेशन स्किल्स होती है। जब आप लोग सीएस बन जाओगे तब आपकी एक ट्रेनिंग कराएंगे, तब आप सीखोगे कि और क्या कम्युनिकेशन स्किल होती है। काफ़ी सारी बेसिक चीज़ें जो आप पढ़ रहे हो ना, इसके अंदर भी आप काफ़ी सारी चीज़ों पर अभी ध्यान ही नहीं देते हो। बट जब आप बन जाओगे तब आपको पता चलेगा, हाँ ये तो बहुत बेसिक चीज़ें थी, 11th 12th में पढ़ी थी। आपको ना सिर्फ ये नॉलेज, बल्कि आगे गवर्नमेंट जॉब में जाना चाहते हो आप सीएस बन करके, तो वहाँ पर तो आपके रिटर्न एग्ज़ाम होते हैं जिसमें एप्टीट्यूड, मैथ्स ये तक भी आते हैं। ठीक है, तो वो हर एक एग्ज़ाम के अलग अलग आते हैं। और सीएस के कुछ एग्ज़ाम्स होते हैं जिनसे आप लीगल एडवाइज़र वगैरह भी बन सकते हो, गवर्नमेंट के भी बन सकते हो। तो अपॉर्चुनिटीज़ खूब है, बट उसके लिए पहले इसको पास करना पड़ेगा।
तो पहले अपन एग्जीक्यूटिव पास कर लेते हैं। चलो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में इससे आगे बढ़ेंगे।